So when it comes to JOSA 2022, it is mandatory for the candidates who is going through who is planning to take admission in IITs, NITs, IIEST, triple ITs and other government funded institutes. They should go through the counseling sessions or the rounds of JOSA 2022. It's a mandatory process. You cannot skip this process and take direct admission. So you will all have to register through JOSA. Now, what are the qualifying exams? So when it comes to JEE Advanced, so getting admission in IITs, definitely JEE Advanced is the qualifying exam. For NITs, triple ITs, IIESTs and other government funded college, JEE Mains is the qualifying exam. Along with the qualifying exam, यानी सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के साथ साथ बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिसे आपको फुलफिल करना रहता है। उसके लिए आपको एक बिजनेस बुकलेट जोसा की वेबसाइट पे ऑलरेडी दी गई है, उसके लिंक्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आप वो बिजनेस रूल्स के गो थ्रू हो सकते हैं। उसके अंदर आपका जो क्राइटेरियाज हैं, से कैटेगरी क्राइटेरियाज हो गए, रैंक क्राइटेरियाज हो गए, हर कॉलेज में सीट एलोकेशन कैसा होता है, सारा कुछ रूल्स दिए हुए हैं। यू कैन गो थ्रू अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। सो बेसिकली प्रोसेस है क्या? सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इट इज ऑलमोस्ट सेम जैसा आपने जेई मेंस के लिए किया था। आपने जब जेई मेंस के फॉर्म फिलअप किए थे तो आपने ऑनलाइन फिलअप किए थे, इसी तरीके से जोसा का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आपको जोसा की वेबसाइट josa.ac.in पे जाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही ओपन होते हैं आपको जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालना है और आपका पासवर्ड डालना है। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या आपका पासवर्ड डालने के बाद भी ऐसा आता है इट्स नॉट अ वैलिड रजिस्ट्रेशन या आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉट टू बी पैनिक, आपको वहां पे रीसेट का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर आपको रजिस्टर्ड नंबर पे, यानी आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उसके ऊपर टेम्परेरी ओटीपी आता है और आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। सो पहली चीज आपको जेई मेंस के एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करना है और वहां पे आपको पासवर्ड डालना है। अगर पासवर्ड मिस भी हो गया या भूल भी गए तो आप पासवर्ड यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन, आप एप्लीकेशन नंबर डालते हैं, आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो ऑलरेडी मेंस में आपका क्या रैंक था, आपका पर्सनल प्रोफाइल, आपकी नेम, आपका पूरा डिटेल ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है जेई मेंस के एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से। वहां पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे आप उस में रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका लॉगिन पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशंस को फिल करना है, यानी इसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग। तो आपको चॉइस फिल भी करनी है और लॉक भी करनी है। फिल और लॉक का क्या प्रोसेस है ये आगे वाली स्लाइड्स में विल अंडरस्टैंड। फिर आपको सीट एक्सेप्ट करना है। सीट एक्सेप्टेंस के लिए टोटल 6 राउंड्स होते हैं, राउंड 1 to राउंड 6, एंड देन आपको काउंसलिंग फीस का पेमेंट करना है। जैसा अभी हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइसेस फिलिंग करना है, मॉक एलोकेशन के राउंड है। मॉक वर्ड से ही समझ में आता है कि आपको एक आइडिया दिया जाएगा कि आपके रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। इट्स एन मॉक राउंड, यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये फाइनल अलोकेशन नहीं है, ये मॉक अलोकेशन है। यानी सिर्फ जोसा आपको बताता है, एक आपको एक टेंटेटिव आइडिया देता है कि ये जो अलोकेशंस हैं वो आपकी रैंकिंग के हिसाब से, या ये कॉलेजेस आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। इसलिए जो प्रोसेस है, कई बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि मॉक एलोकेशन के पहले ही चॉइसेस लॉक करना की ट्राई करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना। आप मॉक एलोकेशन राउंड 1 और राउंड 2 में पहले आपको क्या असाइन वेबसाइट से, यानी जोसा के थ्रू कंप्यूटराइज प्रोसेस में आपको क्या क्या मिल सकता है उसका पहले आइडिया ले लीजिए, उसके बाद आप उसको लॉक करिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपके राउंड्स हैं वो टोटल 6 राउंड्स हैं, राउंड 1 से लेके राउंड 6 तक, ऐसे आपके पास टोटल 6 राउंड्स हैं। तो जो लास्ट वाला राउंड है
वो 6th राउंड फाइनल राउंड होगा। इसके अंदर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट। फ्रीज का मतलब नेम इटसेल्फ सेज कि वो चीज आपने लॉक कर दी और आप अग्री हैं उस डिसीजन के साथ, आपने वो पर्टिकुलर कॉलेज जो आपको असाइन हुआ था आपने उसको फ्रीज कर दिया, यानी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया। स्लाइड एंड फ्लोट, फ्लोट मतलब आपको जो मिला है आप उससे बेहतर कुछ चाहते हैं, या आपकी प्रायोरिटी जो है उससे आपको जो मिला है वो मैच नहीं हो रहा है, तो आप उसको फ्लोट करेंगे। और स्लाइड मतलब सेम इंस्टीट्यूशंस में अगर आपको ब्रांच चेंज करनी है, जैसे आपका ड्रीम कॉलेज था मान लीजिए आईआईटी बॉम्बे, आपको आईआईटी बॉम्बे में सिविल इंजीनियरिंग मिला, बट आपका आईआईटी बॉम्बे तो ड्रीम कॉलेज था, बट वहां की ब्रांच जो आपकी ड्रीम ब्रांच थी वो कंप्यूटर साइंस थी, तो उस टाइम में आप स्लाइड करेंगे। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रीज मतलब आप सेटिस्फाइड है आपको जो मिला है, आप जैसे ही फ्रीज करते हैं किसी कॉलेज को, उसके बाद आप दूसरे राउंड्स में, सबसिक्वेंट राउंड्स में नहीं जा सकते हैं। फ्लोट का मतलब ये हो जाएगा कि आपको जो मिला है वो आपका रिजर्व है, बट उससे ऊपर जो आपने कॉलेजेस फिल किए हैं अगर उसमें से आपको कुछ मिलता है तो आप उसमें जाना पसंद करेंगे, ना कि सेकंड प्रायोरिटी पे। स्लाइड का मतलब सेम कॉलेज के अंदर अगर आपको ब्रांच या स्ट्रीम चेंज करनी है, ये अभी हम एक एग्जांपल से आगे और समझेंगे कि कैसे है। नेक्स्ट आता है टाइम टेबल क्या है अपना। तो जो स्केड्यूल है जोसा की वेबसाइट पे भी है, जोसा की वेबसाइट है josa.ac.in, वहां पे आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में आप स्केड्यूल इवेंट्स भी देख सकते हैं। स्केड्यूल इवेंट्स देखने में आप आराम से ये देख सकते हैं कि 5 अगस्त को आपका जेई मेन का रैंक आ गए थे, 11 सितंबर को आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा, 12 सितंबर से कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे 12 सितंबर से आपका चॉइस फिलिंग के लिंक्स ओपन हो जाएंगे। 18 सितंबर को मॉक सीट अलोकेशन 1 राउंड का रिजल्ट आएगा। यहाँ पे मैं वापस से रिपीट करूं, मॉक सीट अलोकेशन मतलब आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि ये कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, ये फाइनल सीट अलोकेशन नहीं है। सो मॉक सीट अलोकेशन 1, वहां से आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको क्या क्या कॉलेजेस मिल सकते हैं। सितंबर 20 को मॉक सीट अलोकेशन 2 का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको 5 बजे के बाद आप अपनी चॉइसेस लॉक कर सकते हैं। तो जोसा ने भी आपके काम को इजी करने के लिए मॉक सीट एलोकेशन राउंड भी रखे ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी चीजों को लेके आ जाए। उसके बाद सितंबर 21 एंड सितंबर 22, सितंबर 21 को आपको 5 बजे तक सारी चॉइसेस लॉक करनी है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लॉक करना भूल जाते हैं तो आपने जो प्रायोरिटीज चॉइसेस की लगाई हैं 1 2 3 4 वो ऑटो लॉक हो जाएंगी। यानी कि अगर आपको कुछ चेंजेस करने और आप सोचते हैं मैं बाद में चेंजेस कर लूंगा, तो वैसा नहीं है। 21 सितंबर 5 o'clock तक आप चेंजेस कर सकते हैं, बट अगर आप चेंजेस सोचते रह गए, आपने बुक पेन पे नोट डाउन कर लिया बट आपने सिस्टम में जाके नहीं किया, तो आपने जो भी रैंकिंग प्रायोरिटीज रखी है कॉलेज की लिस्ट बना के रखिए, वो ऑटो लॉक हो जाएगी। सो वो जो आपका प्रायोरिटीज है वो सिस्टम खुद से ले लेगा। फिर जैसा मैंने बताया टोटल 6 राउंड्स रहते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। सो राउंड 1 जो है आपका 23 सितंबर को स्टार्ट होगा एंड 26 सितंबर तक आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ये सब प्रोसेस मैं आगे बताने वाली हूँ। देन ये इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर क्या है, ये लास्ट डे टू रेस्पॉन्ड टू क्वेरी। इसका मतलब क्या है, आपने 26 सितंबर को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, पर हो सकता है आपका कोई डॉक्यूमेंट क्लियरली अपलोड नहीं हुआ, इमेज क्लियर नहीं थी उसके अंदर, या फिर फॉर एग्जांपल आपको जो मांगा गया था डॉक्यूमेंट वो एग्जैक्ट वही डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया। तो 26 सितंबर को जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह कर देते हैं, उसके बाद आपका
एक क्वेरी रेज हो सकती है अगर आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, तो जोसा की साइड से आपको एक ईमेल या एसएमएस आता है, उसके लिए आपको एक दिन मिलता है। देखिए 26 तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 27 को आपको अगर कोई क्वेरी आई है तो उसको रिस्पॉन्ड करना है। यानी अगर उन्होंने बोला आपका डॉक्यूमेंट ब्लर है, या आपका ये डॉक्यूमेंट हमने नहीं मांगा था, या आपका ये डॉक्यूमेंट इस डेट के बाद का, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में डेट्स दिए कि अप्रैल 2022 के बाद के होने चाहिए, तो अगर उनको कहीं भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और आपके अपलोडेड डॉक्यूमेंट में मिसमैच मिलता है, तो वो लोग आपको एक क्वेरी भेजते हैं जिसका आपको सेकेंड डे, यानी अगर आपका राउंड 26 को खत्म हो रहा है तो 27 को आपको उसकी रेस्पॉन्स करना है, उस क्वेरी का आंसर जोसा में देना है। यानी आपको जहां पे भी वो बताएंगे लिंक पे अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से अपलोड करना, मेल करना है। ऐसे ही राउंड 2, राउंड 3 सबका प्रोसेस सेम ही है। तो आपका जो लास्ट राउंड है वो 17 अक्टूबर तक है। यानी 17, यानी आपको एक चीज और समझनी है कि राउंड 5 जो है आपका, वो लास्ट राउंड है जहां पे आप फ्लोट, फ्रीज या ये ऑप्शंस कर सकते हैं। राउंड 6 जो है वो फाइनल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन फॉर आईआईटीज है। राउंड 6 के बाद आप कोई भी राउंड नहीं रहता है। तो अगर आपको राउंड 5 में जो भी चेंजेस करने, यानी आप राउंड 6 में अपनी मर्जी से कोई भी स्लाइड, फ्लोट या ये नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज द लास्ट राउंड। तो लास्ट में जो मिल गया वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन केस अगर राउंड 5 में आपको लगता है कि मुझे जो जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा और अब मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना है, तो आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल मतलब आप सीट को एग्जिट कर सकते हैं। आप 5th राउंड के बाद अगर सीट एग्जिट करते हैं तो जो जोसा की, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जैसे जोसा की 35,000 फीस है, वो 2,000 डिडक्ट होकर आपको 33,000 रिफंड मिल जाता है और आप आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। इसलिए 5th राउंड में क्लियरली लिखा है दिस इज द लास्ट राउंड फॉर सीट विड्रॉल और एग्जिट ऑप्शन, पर आप आगे के राउंड के लिए या जोसा की पूरी प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। अब सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस क्या है? अब हमने सारे राउंड्स तो देख लिए कि हर राउंड में आपको कुछ ना कुछ कॉलेजेस, जैसे राउंड 1 है, हो सकता है आपको राउंड 1 में ही कोई कॉलेज मिल जाए, फिर राउंड 2 आएगा, राउंड 3 आएगा। कई बार ऐसा होता है अगर आपका रैंक नीचे है, हो सकता है आपको राउंड 1 में कुछ कॉलेज ना मिले, तो नो नीड टू गेट पैनिक, आपको हो सकता है राउंड 2 में कॉलेज मिल जाए। तो आपको जैसे ही सीट एलोकेशन आता है जोसा की साइट से, आपको सबसे पहले सीट एलोकेशन लेटर को डाउनलोड करना है। यानी आपको जो भी राउंड में, कई बच्चों को राउंड 1 में ही मिल जाएगा, कई बच्चों को राउंड 1 में नहीं मिलेगा। तो आपको जैसे ही जोसा की साइट से सीट एलोकेशन लेटर आपकी स्क्रीन पे दिखाता है, तो आपको सबसे पहले उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करके उसमें जो भी फील्ड्स हैं उनको एंटर करना है, यानी वो फॉर्म फिल करना, फिर से आपको अपलोड कर देना है। स्टेप 2, आपको फी पेमेंट करना है। ये फी पेमेंट आपको हर राउंड में नहीं करना होता है, एक बार आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 35,000 फीस है, वो आप एक बार पे करते हैं और वो आपके हर राउंड के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और जैसा मैंने बताया कि अगर डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं उसमें कोई इश्यू आता है तो आपको क्वेरी या मैसेज जोसा की साइट से आता है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। तो सबसे पहले हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कशन करा है, फिर भी हम देख लेते हैं। फ्रीज मतलब कैंडिडेट्स एक्सेप्ट्स द ऑफर्ड सीट एंड इंडिकेट्स दैट दे आर कंटेंट विद द एलोकेटेड academic program and they do not want to participate in further rounds of seat allocation। जैसे मैंने बचपन से फॉर एग्जांपल प्लान किया कि मुझे आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस मिलना चाहिए, और मैंने उसी हिसाब से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डाला है, और अगर वो मुझे मिल जाता है, यानी आपने जो भी प्लान किया अगर वो आपको मिल जाता है, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हो और आप आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फ्लोट, candidates accept the offered seat, indicate that if admission to an academic program of better or higher preference, यानी आपका प्रायोरिटी कुछ और थी, बट आपने क्या किया, आपको नीचे वाला कोई प्रायोरिटी कॉलेज मिला, यानी आपकी जो 4th 5th चॉइस थी वो आपको मिल रहा है, और आप
चाहते हैं कि मैं आगे के राउंड्स में ट्राई करूं और मुझे हायर प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिले, तो आप उस टाइम पे आप फ्लोट ऑप्शन लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कब में दिखेगा ये ऑप्शन। तो जब आपको जब भी सीट एलोकेशन का पेमेंट कर, यानी आपको सीट एलोकेशन का लेटर आ गया, आपने वो प्रोसेस किया, आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप ये जो आपको कॉलेज एलोकेट हुआ है, यानी सीट एलोकेट हुई है, आप उस सीट को फ्रीज करना चाहते हैं, फ्लोट करना चाहते हैं या स्लाइड करना चाहते हैं। तो उस टाइम में पेमेंट के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा, विच इज इजीली, मतलब इसमें जो भी आपको ऑप्शंस दिखेंगे वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है, आपको समझ जाएगा कि मुझे इसके बाद क्या करना है। सो फ्लोट में ऐसा होता है कि अगर आपने जो एकेडमिक प्रोग्राम हायर प्रेफरेंस का आपको चाहिए, तो आप फ्लोट पे क्लिक करिए और ऐसे कैंडिडेट सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। स्लाइड्स जैसे मैंने बताया, स्लाइड में होगा कि in the same institution, it's written clearly within the same institution। जैसे आपने ड्रीम कॉलेज आपका आईआईटी बॉम्बे है, बट आपको सिविल इंजीनियरिंग मिला है और आपको लगता है आपको सीएस के लिए ट्राई करना है, तो आप स्लाइड लगा सकते हैं कि सेम कॉलेज में आपको डिफरेंट स्ट्रीम के लिए आप या डिफरेंट एकेडमिक प्रोग्राम के लिए ट्राई करना चाहते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, सीट एक्सेप्टेंस कैसे करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपने चॉइसेस फिल की, वो मैं आपको एक वीडियो में क्विकली दिखा दूंगी कि चॉइसेस कैसे फिल करनी है। पर जैसे आपने 5th नंबर पे आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल रखा, आपने 6th नंबर पे आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल रखा, देन आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल, आपका 10th चॉइस है आईआईटी बॉम्बे सिविल। ठीक है, अब आपको सीट एलोकेट हुई, सीट एलोकेशन टाइम पे आपको आईआईटी बॉम्बे सिविल मिला। ठीक है, अब जब आपको आईआईटी बॉम्बे सिविल मिला, बट आपकी 5th प्रेफरेंस या अपर प्रेफरेंस देखेंगे तो आपके हायर प्रेफरेंस से आईआईटी मद्रास का सीएस मिल जाए या आईआईटी दिल्ली का मैकेनिकल मिल जाए या आईआईटी बॉम्बे का मैकेनिकल मिल जाए, तो आपको सीट कौन सी एलोकेट हुई है, आईआईटी बॉम्बे सिविल। आप सीट एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, उसमें सारी फॉर्मेलिटीज फिल करेंगे, आप उसको अपलोड कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। बट जब आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको पूछा जाएगा आपको इसको फ्रीज करना है, फ्लोट करना है या स्लाइड करना है, तो आप इस टाइम पे फ्लोट करेंगे। फ्लोट करने का रीजन ये है कि आप आईआईटी बॉम्बे सिविल आपका 10th प्रेफरेंस है। आई रिक्वेस्ट टू प्लीज म्यूट योर माइक्स। सो आपका आईआईटी बॉम्बे 10th प्रेफरेंस है सिविल, आईआईटी बॉम्बे सिविल इज योर 10th प्रेफरेंस। आपको हायर प्रेफरेंसेस पे जाना है, आपके हायर 7th नंबर का चॉइस आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल है, आप अपनी सीट एलोकेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट कर देंगे और सब्सिक्वेंट राउंड में आगे जाएंगे। अगर आपका बचपन से सपना था कि नहीं मुझे तो आईआईटी बॉम्बे सिविल ही जाना है और आपको वही मिल गया, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं। बट बिकॉज आपने 10th चॉइस पे रखा है तो शायद वो आपका लास्ट प्रेफरेंस है। अब ये हो गया आपका फ्लोट का, फ्रीज का। अब स्लाइड का एग्जांपल समझते हैं। 10th नंबर पे आपने आईआईटी बॉम्बे, थोड़ा सा इंटरप्ट करूं क्या मैं? यस सर। चॉइस, हाउ टू फिल चॉइसेस आप आगे लेने वाले हो कि इसी में मैं थोड़ा सा नहीं इंटरप्ट सर, करके आगे है। हाँ आप कंटिन्यू करिए सर। नहीं आप कर लीजिए चॉइस, फिर हाउ टू फिल चॉइसेस जी ले लेते हैं। जी जी जी। सो इस तरीके से आप अगर आईआईटी बॉम्बे आपको सिविल मिला है, अब आपको 7th नंबर का आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल में जाना है, तो इस टाइम पे आप उसको स्लाइड करेंगे, क्योंकि आपको सेम कॉलेज चाहिए बट स्ट्रीम अलग चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोट, फ्रीज एंड स्लाइड। So there are some important points. For candidates who choose the float or slide option, allocation of a seat in an academic program of his or her higher preference will automatically result in the forfeiture of the seat acceptance by the candidate in the earlier round. So ये simple concept है कि आपको अगर higher preference मिल रहा है और आपको अगर वो allocate होता है तो नीचे वाला आपका automatically withdrawal हो जाएगा।
स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल इन द लास्ट राउंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस। ये भी हमने पहले ही देख लिया कि लास्ट राउंड जो 6th राउंड है वो आपका फाइनल राउंड है, तो उसमें अगर वो स्लाइड और फ्लोट ऑप्शन देंगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए 5th राउंड तक आपका स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शन रहता है। सेकेंड पॉइंट जो है, स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शंस विल बी अवेलेबल टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट ऑफर्ड एडमिशन टू देयर फर्स्ट चॉइस। तो जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो अगर आपने फर्स्ट चॉइस में ही ऐसा कॉलेज डाल दिया जो आपको लगता है मुझे पहले ही राउंड में मिल जाएगा, तो आपका वो ऑटोमेटिकली आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आपने ही उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। यहाँ मैं चाहूंगी कि मयंक सर विल गिव एन example, a real life example. So sir, you please give an example so the students can easily understand this. Yes ma'am. स्टूडेंट्स देखो, चॉइसेस हमको ऐसे फिल करना है, जो सपोज योर रैंक इज 1000 इन जेई एडवांस, तो जो भी हमको चॉइसेस फिल करना है जो 700 और 800 पे लास्ट ईयर क्लोज हुए, यू पुट दोज चॉइसेस फर्स्ट, क्योंकि हमने जो इजीली मिलने वाला चॉइस है अगर हमने वो फर्स्ट चॉइस रख दिया तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली सारे राउंड से बाहर हो जाते हो, फर्स्ट चॉइस आपको लेना ही है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमारे रैंक के ऊपर वाले चॉइसेस हमको रखना है। अभी इसमें कैसा होता है कि जो सा जॉइंट एलोकेशन है, एनआईटी और आईआईटी के एडमिशन साथ में होने वाले, तो आपको दोनों पहले आपको फिलअप करने साथ में। आप ये डिसाइड करो कि आपको पहला प्रेफरेंस आपका आईआईटीज है या एनआईटीज है या ब्रांच स्पेसिफिक है, तो फिर आप अकॉर्डिंगली आईआईटीज के ब्रांच डालो और एनआईटीज के सीएस डालो, सपोज आपको सीएस में ही जाना है। एंड इफ यू आर कॉलेज कॉन्शियस देन गो फॉर कॉलेज वाइज। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट का हुआ था, शी वॉज नॉट एलिजिबल फॉर एडवांस बट शी क्वालिफाइड मेंस, और इसमें हम लोग अराउंड कितने 200 के ऊपर कुछ चॉइसेस भर सकते हैं, तो शी फिल्ड अराउंड 237 चॉइसेस, 237 और 234। तो उसने बहुत सारे हायर चॉइसेस फिल करके रखे थे जो नहीं मिल रहे थे। अल्टीमेटली शी गॉट एडमिशन इन सम नॉर्थ ईस्ट का एनआईटी था, बट वहां जाना नहीं था तो शी ऑप्टेड आउट। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि हमेशा जो चॉइसेस हैं जो आपको मिल सकता है इजीली, कीप दोज थिंग ऑन 10th 11th 10 से 15 के बीच में रखो। जो आपको फर्स्ट राउंड में इजीली नहीं मिल सकता या आपको लगता है लास्ट ईयर के कट ऑफ में ये था ही नहीं, आपके 1000 रैंक पे नहीं था, ये 700 और 800 रैंक पे ही खत्म हो गया है, हमेशा वो चॉइसेस ऊपर रखो। कॉज हमारे पास फिर एक ये रहेगा कि वी कैन फ्लोट। आपने हायर चॉइसेस ऊपर ही नहीं डाले तो यू कैन नॉट फ्लोट ना। आपने लोअर चॉइसेस डाल दिया, वो तो इजीली मिलना हो सकता है आपको दूसरे तीसरे में मिल जाए, दूसरा तीसरा चॉइस मिल जाए। सो ऑलवेज कीप हायर रैंकिंग जो चॉइसेस हैं हमें वो ऊपर रखना है। अश्वता मैम प्लीज कंटिन्यू। Thank you sir. So there is a small video which I found on YouTube, which I thought is a valuable resource for all of us for better understand this thing. So I'll just take you, though this is 2021, I mean the last year form, because this year forms are still not out. So मैंने एक last year form का एक sample लिया है अपने लोगों के better understanding के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि विंडो कैसे दिखता है। सो सबसे पहले आप लॉग इन करेंगे, या आप सेल्फ अंडरस्टूड है, आप जैसे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, जैसा मैंने बताया था, आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, आपको पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिक दिखेंगी। आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो रैंक लिस्ट आ जाएगी आपके पास, जो आपकी सीआरएल रैंक है, या अगर आपका कोई कैटेगरी है तो वो आपकी रैंक आ जाएगी यहाँ पे, या ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपका डेटा ऑटो फैच हो जाएगा। सेकेंड चीज यहाँ पे
ये डेटा आपको फिल नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो इस चीज का रखना है, प्लीज केयरफुली वेरीफाई एंड अपडेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वंस कंफर्म दीज इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज। तो ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? लास्ट ईयर के हिसाब से जेंडर, नेशनलिटी, पासिंग प्लेस ऑफ क्लास 12। ये जो आपको एक वर्ड बताती हूँ, आपको मिलेगा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको पूछा जाएगा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो बच्चा, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी। जहां से आपने, यानी जिस स्टेट से आपने 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया है वो आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है। बहुत पहले आपके पेरेंट्स के टाइम पे ऐसा होता था कि पेरेंट्स किस जगह से बिलोंग करते हैं या आपने कहाँ पे स्टडी किया, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज हुआ करते थे। अब उसको एकदम सिंपल कर दिया है, आपने 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम जिस स्टेट से दिया है वो आपकी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है। सिर्फ इसका मतलब इतना ही। ये जैसे आप उसको अग्री, या आपका फर्स्ट जैसे आपने लॉग इन किया, आपको आई अग्री पे क्लिक करना है। जब आप आई अग्री पे क्लिक करेंगे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। आपको यहाँ पे अपना जेंडर, नेशनलिटी, पासिंग प्लेस ऑफ क्लास 12th विद इन इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये सारा आपको फिल करना है। ये जब आप फिल कर लेंगे ये फाइनल, आपको इसको सबमिट करना है। आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, सबमिट एंड रिव्यू आएगा। बिकॉज ये इंफॉर्मेशन पहले ही लिखा है, एक बार कंफर्म होने के बाद चेंज नहीं होती है। आप ये सारे इंफॉर्मेशन एक बार फिर से चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन नीचे वाली, यानी जेंडर, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये इंफॉर्मेशन अगर आपको चेंज करनी है तो आप एडिट क्रेडेंशियल्स कर सकते हैं, और अगर नहीं करनी है तो आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे ही आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको अवेलेबल, लेफ्ट हैंड साइड पे अवेलेबल सर्विसेज का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल पे हम लोग वर्कआउट कर चुके हैं। अब आता है चॉइसेस अवेलेबल। आप यहाँ पे देखिए टोटल अवेलेबल चॉइसेस, जिस बच्चे का ये फॉर्म है उसको टोटल अवेलेबल चॉइसेस 438 है। अभी बिकॉज हमने फॉर्म भरना स्टार्ट किया है तो आप यहाँ पे देखेंगे आपकी फील्ड चॉइसेस 0 है। हम अभी इस पॉइंट पे जाएंगे कि फील्ड चॉइसेस क्या है। तो अभी इसकी फील्ड चॉइसेस आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसकी फील्ड चॉइसेस 0 है, क्योंकि अभी हमने फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं किया है। अनफिल्ड चॉइसेस, बिकॉज इसकी रैंकिंग के हिसाब से ये 438 चॉइसेस इसको अलोकेट, इस स्टूडेंट को अलोकेट हो सकती है, और अभी तक लॉकिंग स्टेटस अनलॉक है। तो ये जो हम बार बार बोल रहे थे कि मॉक राउंड तक वेट करना है, वो उसका मतलब यहाँ पे है कि आपको लॉक जैसे आपने कर दिया वैसे ही आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। आप मॉक राउंड तक वेट करने के बाद ही चीजों को लॉक करिए। यहाँ पे आता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट। ये देखिए, ये टोटल 438 अवेलेबल चॉइसेस सारी आप देखेंगे, इस बच्चे को टोटल आपको ऐसा पूरा लिस्ट दिख जाएगा कि आपके हिसाब से, ये आपकी रैंकिंग के हिसाब से आप इतने कॉलेजेस में सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज है कि आपको जो भी कॉलेजेस मिले हैं आप कॉलेजेस को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी लिस्ट चेक कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर प्रोग्राम वाइज भी कॉलेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे जाके इनको ऐड कर सकते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड साइड का जब विंडो देखेंगे जहां 438 चॉइसेस दिख रही थी, आप वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप जैसे ही उसको ऐड करते हैं आपको राइट हैंड साइड पे वो ऐड होती दिखाई देंगी। आप अभी इस वीडियो में देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे जो भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे आपको वो ऐड होती दिखाई देंगी। तो जैसे हमने सिविल इंजीनियरिंग,
सो ये टोटल आपकी चॉइसेस हैं जो आपकी ऐड करनी है आपको, और आपको टोटल फील्ड चॉइसेस में वो सारी चॉइसेस ऐड होने के बाद दिखने लगेंगी। जैसे ये ऐड किया तो आप राइट हैंड साइड पे देखिए, आपको पहले यहाँ 0 दिख रहा था इस जगह पे, और अब यहाँ पे 1 दिखने लगा है। ये चॉइसेस आपकी बार बार चेंज, जैसे आप ऐड करेंगे ये देखिए आपका 2 हो गया, जैसे आप ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टोटल जो भी आपको चॉइसेस ऐड करना है आप इसको ऐड कर सकते हैं। जो भी आप ऐड करेंगे आपको राइट हैंड साइड पे दिखने लगेगा। अब इसके अंदर देखिए, जो हम लोग प्रायोरिटी सेट करने की बात कर रहे थे कि कौन सा कॉलेज पहले लेना है, जो मयंक सर ने आपको बताया है कि जो कॉलेज आपको लगता है मिलना आसान है, या मेरे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के हिसाब से जो कॉलेज आपको मिल सकते हैं, उन कॉलेजेस को 10 to 15 के बीच में फिल करिए। जो कॉलेजेस आपको लगते हैं ड्रीम कॉलेज पर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, उनको आप ऊपर रखिए, बिकॉज वहां आप जाना चाहते हैं पर रैंकिंग के हिसाब से मिलना मुश्किल है, तो आप वो कॉलेजेस को ऊपर रखिए। तो जैसे ये 1, 2, 3, 4 ये चॉइसेस हो गए जो आपको लग रहा है थोड़ी टफ है मिलना। अगर आपको इसमें से कुछ चेंजेस करने हैं, आप यहाँ से रिमूव, कोई कॉलेज हटाना है आप रिमूव कर सकते हैं। किसी की चॉइस नंबर चेंज करना है कि नहीं, मेरा पहला चॉइस MNIT भोपाल था कंप्यूटर साइंस, और मेरा जो सेकंड चॉइस है वो MNIT का इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट नहीं, मेरा फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस इंटरचेंज करना है। तो आप इसको यहाँ अप एंड डाउन पर अगर क्लिक करेंगे तो ये चॉइसेस आपकी ऊपर नीचे जाएंगे। जैसे आप इसको ये देखिए, ये वाला जो है ये अप करेंगे तो ये चॉइस आपकी ऊपर चली जाएगी। इस तरीके से हम अप एंड डाउन प्रायोरिटीज को भी सेट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, और जब आप रिमूव करेंगे तो एक पॉपअप आएगा कि आपको ये चॉइस रिमूव करनी है क्या। इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखेगा। आप इंस्टीट्यूट वाइज, प्रोग्राम वाइज, पर्टिकुलर कॉलेज वाइज, ब्रांच वाइज, आप सारे कॉलेजेस अप एंड डाउन, ये देखिए आप जब इसको अप करेंगे तो चॉइस नंबर ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरा इंटरफेस हैंडल कर सकते हैं। बहुत आसान है। चॉइसेस आपको अवेलेबल, चॉइसेस आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखती हैं, आपको इन्हीं चॉइसेस में से अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम हम कैसे डिसाइड करेंगे, प्रायोरिटीज किस बेसिस पे डिसाइड करें। तो उसका बहुत सिंपल है, आप एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए। आप लास्ट ईयर के क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक्स वेबसाइट पे अवेलेबल है C2, आप वहां से अपनी रैंक्स को कंपेयर करिए। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, जैसे सर ने एग्जांपल दिया था मयंक सर ने, कि भाई आपको वो वाला जो कॉलेज है, जैसे IIT बॉम्बे फॉर एग्जांपल CS था, आपको लगता है 400-500 के आसपास ही वो क्लोज हो गया था, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज को, और आपकी रैंक है 800 और आपका ड्रीम है वो कॉलेज में जाना, तो आप उसको फर्स्ट चॉइस पे रखिए, क्योंकि आपको लग रहा है मिलना थोड़ा मुश्किल है, पर लेट मी ट्राई इट आउट, तो आप उसको ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरीके से चॉइस नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर आपने जो फर्स्ट चॉइस डाली है वो ही अगर आपको मिल जाती है तो आप राउंड के बाहर हो जाते हैं और आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। यानी आपने जो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, आपने जो प्रायोरिटीज डाली है वो 1, 2, 3, 4, अगर आपको उसमें से कुछ भी मिल जाता है तो आपको फर्स्ट चॉइस एक्सेप्ट करनी पड़ती है, बाकी में आप फ्लोट कर पाएंगे। इस तरीके से ये पूरा, आप इसको सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ देखेंगे तो अगर आपका फाइनली डिसीजन बन चुका है तो आप उसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। सेव एंड कंटिन्यू के बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे चेंजेस करने हैं या आपको चॉइसेस रीअरेंज करनी है, तो आप यहाँ पे देखिए चॉइस रीअरेंज का ऑप्शन है। जब आप चॉइस रीअरेंज करना चाहते हैं या चॉइस इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आपका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चॉइस रीअरेंज या इंटरचेंज के टाइम पे आपकी रैंकिंग जो है वो ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन हो जाती है। ये सेम वीडियो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैट बॉक्स में ये वीडियो डाल दूं, ये जो हेल्पफुल लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगी, सो आप ये और डिटेल में समझ सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरा चॉइस फिलिंग का ये प्रोसेस रहता है, जो मैं
ये जैसे चॉइस रीअरेंज करना है, सो यहाँ चॉइस नंबर है, आपको लगता है जो थर्ड नंबर पे, क्योंकि आप जब 15, 20, 30 चॉइसेस भरते हैं तो फिर आपको अप एंड डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो उस टाइम आप यहाँ पे रैंकिंग चेंज कर सकते हैं, चॉइस नंबर चेंज कर सकते हैं, जैसा इसमें एग्जाम्पल में दिखाया है। आपको यहाँ पे जो 3 नंबर है उसको मान लीजिए आपको 6 नंबर देना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको हटा के 6 कर दीजिए और नीचे वाले को 3 कर दीजिए। तो इस तरीके से जब लिस्ट लंबी चौड़ी हो जाती है तो आप यहाँ से भी जाके अपनी चॉइसेस को रीअरेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद देखिए जो इंटरफेस था, अभी तक हमने 6 चॉइसेस फिल की थी, तो यहाँ पे ये क्लियरली दिखा रहा है कि आपकी 6 चॉइसेस फिल हुई, 438 आपके पास अवेलेबल चॉइसेस थी, और आपने जो फिल की हैं वो अभी तक 6 चॉइसेस फिल की हैं। पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो ये वाला नंबर 0 था, और अभी तक भी हमने इसको लॉक नहीं किया है। इस तरीके से पूरा आपका इंटरफेस रहता है। अभी तक भी हमने इसको लॉक नहीं किया, पर जैसे ही हम लोग इसको लॉक करेंगे ये स्टेटस आपका लॉक्ड दिखाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन एंड आंसर। नाउ वी कैन टेक अप एन क्वेश्चन एंड आंसर। मैम ये लास्ट डेट सब बता सकते हैं क्या? मतलब जैसे 12 से तो स्टार्टिंग डेट है 12 फिलिंग की, लेकिन जी, लास्ट डेट क्या है? क्योंकि जैसे रिजल्ट जो एडवांस का वो 11th को आएगा, तो उसके करेक्ट बाद थोड़ी जो हम अभी प्रायोरिटीज तो एनआईटीज का ही अरेंज कर सकते हैं, आईआईटीज का तो अभी बोल नहीं सकते। correct. So तो see, सोचने में थोड़ा I'll टाइम tell you the schedule, right? Correct. I'll just tell you the schedule. 1 second. आप जोसा की वेबसाइट पे जब जाएंगे, josa.nic.in पे, तो आपको यहाँ पे स्केड्यूल दिखेगा। ये मैं ओरिजिनल आपको वेबसाइट पे लिंक पे लेके गई हूँ। सो इफ यू क्लिक ऑन josa.nic.in, आपको यहाँ पे होम, अबाउट, इंफॉर्मेशन एंड स्केड्यूल, इफ यू क्लिक ऑन स्केड्यूल आपको जोसा का पूरा स्केड्यूल यहाँ से मिल जाएगा। आई विल एडवाइज कि आप इसका एक प्रिंट ही निकाल के रख लें, सो इट विल बी वेरी इजी। सो आप यहाँ पे इसका स्टार्ट डेट देख सकते हैं, राउंड 1 का कब से स्टार्ट हो रहा है, सो दैट इज 23rd। तो आप बेटर है यहाँ से स्केड्यूल डाउनलोड करते हैं। होप दिस इज व्हाट वाज योर क्वेश्चन, राइट? यस मैम। ओके, सो आप जोसा की वेबसाइट पे जब जाएंगे, आप स्केड्यूल में जाएंगे, आप वहां पे आपको जोसा 2022 स्केड्यूल मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेम जो मैं रूल्स की बात कर रही थी कि आपको रूल्स पता होने चाहिए, सो आप रूल्स के लिए बिजनेस रूल्स पे, इंफॉर्मेशन में बिजनेस रूल्स पे क्लिक करेंगे। सो आपको यहाँ बिजनेस रूल्स मिल जाएंगे, ये भी पीडीएफ है। आई जस्ट शो यू इन क्विकली कि ये रूल बुक कैसी है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन जोसा से रिलेटेड, यू विल फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द रूल बुक। इसके कंटेंट पेज को सिर्फ हम क्विकली देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका रैंक लिस्ट क्या है, सीट एलोकेशन प्रोग्राम सेक्शंस में क्या है, कैटेगराइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्या। सो दिस इज ऑल अबाउट जोसास के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप रूल इंफॉर्मेशन टैब पे जाइए, बिजनेस रूल्स में जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। आप अगर स्केड्यूल में जाएंगे तो आपको प्रीवियस स्केड्यूल मिल जाएगा। आपको अगर सीट मैट्रिक्स देखना है तो आप ई सर्विसेज में जाके सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। यस मैम, हमको मॉक सीट अलॉटमेंट के लिए भी रजिस्टर करना पड़ेगा क्या? सी, आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही है, रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट स्किप। सो मॉक सीट एलोकेशन आपका ऑलरेडी, आप जब अप्लाई करेंगे तभी आपका मॉक सीट एलोकेशन हो जाएगा। Ma'am, your voice is breaking. Okay. For mock allocation also, you have to register. Unless and until you do the registration, you cannot
see the mock allocation. There are 2 rounds of mock allocation in which you can shuffle your choices and see what you are getting according to previous year's closing and opening rank. Okay, sir. Thank you. Any other query? मैम ये जो 35,000 जो फीस है वो पे करनी है, ये मैम जैसे हम अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय पे करनी होती है, जब सीट एक्सेप्ट करते हैं उस समय पे करनी होती है? देखो इसका Once बहुत you get the seat allocation, then you have to pay the fees. जब आपको सीट एलोकेशन का लेटर ईयर आपके के कट ऑफ रैंक्स कैसे पता चले? Pardon? लास्ट ईयर के कट ऑफ रैंक्स कहाँ से पता मैंने चलेगा? देखो चैट में मैंने शेयर किया है आपको एक लिंक लास्ट ईयर का जोसा का Zoom chat में I have shared a link. From there you have to choose the rounds. Everyone has got that link in Zoom chat, or shall I share it again? Got it. मैम यस मैम जैसे रहता है फ्लोट का ऑप्शन होता है, तो मैम जैसे अगर सपोज मुझे अगर VNIT का CS चाहिए, लेकिन पहले कुछ राउंड में मुझे VNIT का EC मिला, तो मैम उन दोनों के बीच में कुछ सारे अलग अलग दूसरे कॉलेजेस का भी मैंने CS रखा होगा, तो मैम जैसे अगर मैं स्लाइडिंग फ्लोट का ऑप्शन डालूंगा तो जो बीच के कॉलेजेस है वो भी कंसिडर होंगे ना? हाँ, अगर आप और जैसे अगर मैंने हाँ यू कंटिन्यू और अगर जैसे मैंने स्लाइडिंग का ऑप्शन रखा तो सिर्फ वो जो बीच के कॉलेज हटे आएंगे और सिर्फ VNIT का CS ही कंसिडर होगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर स्लाइड रखा तो मैम जैसे स्लाइडिंग और फ्लोट में कुछ एडवांटेज होता है क्या कि ओके देखो स्लाइड, हाँ स्लाइड ऑफ Why don't you explain it with the example? Yes, slide or float का option, because it is very important as such. जी सर। राइट, तो कहाँ गलतियां की है बच्चों ने ये भी बताओ स्लाइड फ्लोट ऑप्शन में, और आप क्या रिकमेंड करते हैं ये बताइए स्लाइड जी। या बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली अपने? Students usually take float as the choice. बहुत सारे मतलब अराउंड जो मैंने आज तक काउंसलिंग देखी है या बच्चों ने जो पूछा है, अराउंड 90-95% लोग फ्लोट रखते हैं। नो वन कीप स्लाइड, क्योंकि हम चॉइसेस ही ऐसे भरते हैं कि हमको उसका ऊपर का अच्छा ब्रांच मिले। स्लाइड वही लोग रखते हैं दोज हु आर कॉलेज स्पेसिफिक। नहीं मुझे VNIT ही चाहिए है, उसमें मुझे कुछ भी मिल जाएगा एंड आई एम हैप्पी विथ इट, देन यू हैव टू गो फॉर स्लाइड ऑप्शन। अगर आप ब्रांच कॉन्शियस हो, आप ऊपर जो रैंक्स हैं उसके हिसाब से आप IITs NITs के CS या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी डालते हैं आप उसको उसमें रखेंगे और आप फ्लोट लेंगे तो यू हैव ऑलवेज गॉट अ चांस फॉर अ बेटर अपग्रेड। स्लाइड करने से क्या होता है, आपका कॉलेज लॉक हो जाता है और आप आगे जा ही नहीं सकते। आपको अगर वही ब्रांच मिल रही है तो आप वहीं पे अटके रहोगे। अब हो सकता है आखिरी के राउंड में कहीं कुछ सीट्स खाली रह गई और आपने अगर वो फ्लोट नहीं रखा है तो आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो बेटर ऑप्शन इज ऑलवेज कीप फ्लोट ऑप्शन विथ यू, नॉट दैट स्लाइड। माइंडसेट इसका नुकसान क्या है? सपोज मैंने VNIT मिला या कोई NIT मिला है मुझे, वहाँ पे अच्छी ब्रांच मिल गई है कंप्यूटर साइंस, और मैंने फ्लोट ऑप्शन ओपन रखा है और मुझे ज्यादा अच्छी NIT मिल गई या IIT मिल गई, ओके, ये सोच के मैंने फ्लोट ऑप्शन ओपन रखा था जी, ओके। और अगर सपोज नहीं हो पाया, फ्लोट ऑप्शन आपने ओपन रखा, ऊपर का नहीं नुकसान क्या होता है? कॉलेज जाता है कि अपने नहीं सर, आपको अगर फ्लोट ऑप्शन में ऊपर का कुछ भी चॉइस नहीं मिल रहा है तो व्हाटएवर द कॉलेज यू हैव गॉट, योर सीट इज रिजर्व्ड देयर। आपको फ्लोट अगर ऊपर वाला मिल रहा है देन ओनली यू कैन गो अप, अदरवाइज आपने जो सीट ली हुई है
या जो फर्स्ट या सेकंड राउंड में जो भी एलोकेट हुई है, योर सीट इज रिजर्व। लेकिन मैंने अगर फ्लोट रखा और बाद में मुझे ध्यान में आया कि मैंने जो चॉइसेस डाले थे वो शायद गलत डाले थे, मैंने सपोज ब्रांच को प्रेफरेंस देना है मैंने, ओके, उस हिसाब से तो मेरे को मिल चुकी है, एनआईटी भी मिल चुकी है, कंप्यूटर साइंस भी मिल चुकी है, ओके, और गलती से क्या हो गया कि मैंने चॉइस गलत डाली थी, अच्छी एनआईटी में थोड़ा दूसरी ब्रांच ले ली मैंने, तो फ्लोट में मेरा अपने आप ऊपर चला जाएगा अगर वो जी मिल बिल्कुल गया चले जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं? अगर इफ यू वांट दैट ब्रांच यू टेक दैट ब्रांच, और अदरवाइज आपको लगता है कि मुझे सीएस मिल गया या एनआईटी में मैं खुश हूँ, you freeze that thing in any round, second round or third round, and move out of that counseling. अच्छा, या तो फिर बच्चे ऐसा करते हैं ना, सभी आईआईटी कंप्यूटर साइंस डाल देते हैं, एनआईटी कंप्यूटर साइंस डाल देते हैं, और हाँ, बाकी एक्चुअली जॉइंट एलोकेशन है तो आप आईआईटीज और एनआईटीज मिक्स करके भी डाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। इफ यू आर ब्रांच कॉन्शियस, नहीं मुझे खाली सीएस ही चाहिए, वो आईआईटी में मिले या एनआईटी में मिले, तो आप पहले पूरे आईआईटीज के कंप्यूटर साइंस डाल लो, फिर पूरे एनआईटी के कंप्यूटर साइंस डाल लो, या आपने पहले जो अपने 7 पुराने आईआईटीज थे उसका सीएस ले लो, बीच में पुराने एनआईटीज जो हैं उसका सीएस ले लो, फिर बाद में दूसरे जो नए आईआईटीज खुले हैं, इस तरीके से भी चॉइस भर सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि पहले पूरा आईआईटी डालना है या पूरा एनआईटी डालना है। इफ यू आर ब्रांच कॉन्शियस, ये मिक्स करके भी हम लोग डाल सकते हैं। नए आईआईटीज भी जो है तुम्हारा हैदराबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, दे आर क्वाइट मैच्योर्ड आईआईटीज नाउ, और प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त हो रहे हैं उनके भी जी। जैसे अभी अभिजीत बुरे हो गए, इनके प्लेसमेंट्स में देखता हूँ तो उनका डायरेक्ट 55 लाख के प्लेसमेंट्स हुए जापान में, तो दे आर आल्सो गुड नाउ, ऐसा कुछ है ही नहीं अभी। लेकिन मेरा इतना ही है कि मैंने वीएनआईटी कंप्यूटर साइंस ले लिया और मैंने शायद एनआईटी से कोई अच्छा एनआईटी डाला है, उधर मैकेनिकल मिल गया तो मैं फ्लोट में डाला, तो अपने आप चला जाता है कि मेरे को पूछा जाता है वो जाना है कि नहीं? नहीं सर, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। यू हैव फिल्ड दैट चॉइसेस अबव, तो ऑटोमेटिकली चला जाता है और यू हैव टू देन टेक इट। ओके, तो फिर अबव के चॉइसेस एकदम परफेक्ट ही होने चाहिए, हाँ, जिसमें अपने को जाना ही है जी। तो फ्लोट में ऐसा भी हो सकता है, अब फ्लोट में जाएगा तो अबव ही जाएगा, बराबर? हाँ सर, वो अबव ही नीचे तो जाएगा, बट अगर उसने नीचे तो लोअर जाएगा ही ब्रांच, नहीं। उसने अगर अपने चॉइसेस में सिविल को ऊपर डाल दिया है, थर्ड फोर्थ चॉइस, और अब उसका रैंक अच्छा है, उसको बाद में वो मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको पहले ही मिल जाएगा एक्चुअली सिविल। तो ठीक है, यानी अपने इतना ही देखना है कि प्रॉपर्ली चॉइसेस हमें भरना है, समझ के फिल अप करना प्रॉपर्ली भरना है, तभी आप फ्लोट ऑप्शन यूज कर। जी। अच्छा, फ्रीज तो कभी भी कर सकते हैं ना, अगर मैंने फ्लोट रखा भी है लेकिन अब मुझे लगता है फ्रीज कर लेना। हाँ, एनी टाइम आप उसमें से बाहर आ सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। तो इन द सेंस अगर मैंने फ्लोट किया तो मैं स्लाइड में जा सकता, फ्रीज में जा सकता? नहीं, फ्लोट या तो आप ये फ्रीज कर सकते हो, या तो फ्लोट और स्लाइड ले सकते हो। फ्लोट ले लिया तो आप फ्रीज कर सकते हो, स्लाइड भी ले लिया तो भी आप फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज किया तो आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं, नथिंग, यू आर आउट ऑफ काउंसलिंग। आपने वो सीट एक्सेप्ट कर लिया, एडमिशन फाइनल कर लिया, अब वो काउंसलिंग राउंड्स में से बाहर आ गए। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट साइड ओवर देयर? Sir, there is a question from Ronak and others, like about the mock allocation. So I think they are getting confused कि mock allocation के लिए भी कुछ registration है क्या? So there is, see, once you will register, आपको सबसे पहले register करके login करना ही है। Mock allocation is in process, जो आपका automatically आपने जो choice fill up किया है उसके mock rounds में आपको tentative colleges बताएंगे। So that is not the final allocation, उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको registration करना है। Mayank sir, if you want to add something. Madam, it's perfect. You said it perfectly. कोई issue नहीं है। Okay. And we had shared you our email ID also, that contact@icad.iit.com, and even we had shared you in chat box the WhatsApp number. So ICAD team is always there to help you out, because जब आप practically करने जाएंगे तो शायद आपको issues आ सकते हैं, आपको issues नहीं बोलूंगी, confusions हो सकते हैं, so आप वो नंबर पे WhatsApp कर सकते हैं। We will definitely get back to you
in due course of time, and we'll help you out with the things. नेहांशु का एक क्वेश्चन है इसमें, डू वी हैव टू रजिस्टर ऑन 12 सितंबर और वी कैन डू इट ऑन 13th और 14th? नेहांशु, यू कैन रजिस्टर एनी टाइम अप टू 17th ऑफ सितंबर, बिकॉज 18th को सब ये जो है इनका मॉक अलोकेशन आ रहा है, तो उसके पहले आपको रजिस्टर करना है। 17th तक यू कैन रजिस्टर। हर्षल का कोई क्वेश्चन दिख रहा है? मयंक सर? यस सर, मैं 1 मिनट देख रहा हूँ। Harshal, your question is what is CSAB counseling round? CSAB is actually a spot allocation होता है जब पूरे 6 राउंड्स हो जाते हैं, उसके बाद एक वैकेंट सीट्स का एक चार्ट निकलता है एंड दैट इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। यूजुअली वैसा बहुत कम होता है कि कुछ सीट्स बचे, मतलब जो हमको चॉइसेस चाहिए होते हैं यूजुअली वो फिलअप हो जाते हैं। इट इज लाइक स्पॉट राउंड, जो भी सीट बच गए हैं आप उसके लिए ले सकते हैं। आपको अगर कोई भी सीट ये 6 राउंड में एलोकेट नहीं हुई है और आप उसमें से काउंसलिंग में से बाहर हैं, तो ये आपको एक लास्ट एक चांस रहता है जिसमें आपको एडमिशन मिलने का चांसेस है IITs और NITs में। फ्रीज हो गए तो भी ये काउंसलिंग राउंड में जा सकते हैं? नहीं सर, ये जिनको एलोकेट नहीं हुआ है उनके लिए। अच्छा, CSAB राउंड, जिसको 6 राउंड में कुछ भी नहीं मिल रहा है, अब आखिरी में जो सीट्स बची उन्होंने ओपन रख दिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि NITs की सीट्स खाली रह गई है जी। तो वो खाली क्यों रहती है? अच्छा, उसके लिए अपने अगर बहुत ही लो रैंकर्स है लेकिन सिर्फ जेईई में नॉर्मली पास हो गए बस, और उन्होंने आखिरी राउंड तक अगर रखे रहे तो उनको NIT मिल जाएगी, सिर्फ ब्रांच का चॉइस नहीं मिलेगा, ऐसा ही है? हाँ सर, ब्रांच का चॉइस मतलब बहुत कम हो जाता है वो CSAB राउंड में। बट इट इज फाइन दैट कि उनको अगर ब्रांड ही चाहिए, उनको अगर NIT चाहिए, बाद में शायद मैनेजमेंट में जाना है या कहीं जाना है जी, और कोई भी इंजीनियरिंग उनको चलता है जी। तो आई थिंक दैट इज बेटर। यस सर। परफेक्ट। सर CSAB राउंड में फ्रीज के बाद नहीं जा सकते क्या? नहीं, क्योंकि आपने फ्रीज कर लिया है और ये आपने एडमिशन ले ली है। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मयंक जी। आदित्य बोरकर का भी क्वेश्चन है। आदित्य बोरकर सर, व्हाट इफ आई कीप ऑन फ्लोटिंग एंड अवेलेबल कॉलेजेस कीप गेटिंग वर्स? यार देखो, चॉइसेस हमको ऐसी भरनी है कि अवेलेबल चॉइसेस तो वर्स हो ही नहीं सकती ना। यू आर गोइंग टू पुट द चॉइसेस एज पर योर रैंक्स, तो हमें तो फ्लोटिंग के लिए हमेशा अच्छे चॉइसेस ही ऊपर रखने, जो प्रीवियस राउंड में से हम बेस्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। यू कीप योर चॉइसेस लाइक दैट। आपने चॉइस आपका एक बार जो मॉक एलोकेशन के बाद जहां से पहला राउंड शुरू होता है, आपने चॉइसेस फिलअप किए, वो फ्रीज हो गए। चॉइसेस अब चेंज नहीं हो सकते, तो हमेशा चॉइसेस हमें इस तरीके से रखना है कि हमारे पास हमेशा एक फ्लोट का ऑप्शन रहे और अच्छे चॉइसेस ही हमें ऊपर रखने हैं। सपोज योर रैंक। आदित्य, अगर आपको कहीं एडमिशन मिल गई है, कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल चुकी है और आप फ्लोटिंग ऑप्शन इसलिए ओपन है क्योंकि आपके जो ऊपर के कॉलेजेस है वो आप चांसेस लेना चाहते हैं, जो आपने ऊपर के चॉइसेस डाले हैं, तो फिर वर्स होने का सवाल ही नहीं है क्योंकि आप कहीं ना कहीं एडमिशन आपकी सिक्योर्ड है। और अगर ऊपर के कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिल गई है, जो आपके ऊपर की आपके व्हाटएवर द बेटर चॉइसेस यू आर हैविंग, अगर उधर एडमिशन मिल गई तभी आप फ्लोट होंगे, नीचे तो आप फ्लोट होने वाले नहीं है। और उसका कहना है कि कैन वी सिलेक्ट द बेस्ट वन फ्रॉम द प्रीवियस राउंड्स? बेस्ट ही आपको मिल चुका है जहां तक, बराबर है मैं? यस सर, प्रीवियस राउंड से बेस्ट मिलना ही नहीं है क्योंकि आपने चॉइसेस आपके हिसाब से डाला है।
जो प्रीवियस राउंड में सीट्स जा चुके हैं तो वो तो हायर रैंक पे क्लोज हुए, वो तो मिलना नहीं है। तो हमेशा चॉइसेस जो है आपने जो भरा हुआ है उसके हिसाब से मिलेंगे। प्रीवियस राउंड का सब वैनिश हो जाता है, जैसा कि आपने कहा वो नहीं मिलता है। जो मिलना था आपको प्रीवियस राउंड में वो मिल चुका है। आपके अब ऊपर के ही चॉइसेस जो हैं वो मिलेंगे आपको, नीचे वाले चॉइसेस आपके नहीं मिलेंगे। सर तो हमें मोस्टली राउंड 6 तक कोशिश करनी चाहिए क्या? इफ यू आर हैप्पी विथ एलोकेशन इन राउंड 1 तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं बेटरमेंट करना है तो डेफिनेटली यू कैन गो अप टू राउंड 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। थैंक यू सर। और कोई इश्यू भी नहीं है कि कहीं ना कहीं एडमिशन तो फिक्स हो ही चुकी है। यस सर, उसके लिए पूछा था। ग्रेट। एक क्वेश्चन है, those students who got low rank and low percentile, what should they do, or this session is only for meritorious students? अरे आयुष, अगर अभी आपने एक छोटा सा मैंने एक बताया वो अगर आपने सुना होगा, बस ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक को टेक्निकल लाइन में इंटरेस्टेड है, लेकिन इट इज इंजीनियरिंग इज द वन विच इज कंसिडर्ड एज द बेस नाउ। पहले बीएससी, बीए, बीकॉम ये बेस माने जाते थे। अभी ऐसा है कि इंजीनियरिंग इज कंसिडर्ड एज द बेसिक ग्रेजुएशन आल्सो। तो होता क्या है कि बच्चे जिनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन वो एक अच्छी एनआईटीज या आईआईटीज ले लेते, अच्छा एक ब्रांच ले लेते जो भी लेना है, और 3-4 साल में वो या तो आईटी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं या तो फिर वो मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो दैट इज आल्सो पॉसिबल कि तुम लो रैंकर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा तो ऑब्वियसली ये तो जोसा का सेशन है, अभी तो हमारा आगे की भी सेशंस होंगे। जैसे आप लोगों ने कोई अदर प्राइवेट कॉलेजेस के एडमिशंस दिए होंगे, मणिपाल का दिया होगा, इन नंबर ऑफ थिंग्स, वीआईटी का दिया होगा, इन नंबर ऑफ थिंग्स, वहां पे एडमिशंस ले सकते हो। या तो फिर अभी एमएसटीसीटी का भी सेशन होगा। एमएसटीसीटी का तो अपना सॉफ्टवेयर भी बन गया है, जो शायद वो किसी ने महाराष्ट्र में तो बनाया नहीं। वो उसकी लिंक भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप आपका स्कोर डाल दीजिए, आपकी सिटी डाल दीजिए, आपके ब्रांच प्रेफरेंसेस डाल दीजिए, आपको कहाँ एडमिशंस मिल सकती है उसकी पूरी लिस्टिंग आ जाएगी। तो उसका भी सेशन अभी माइंड सर वी आर गोइंग फॉर द सेशन और वी आर ओपनिंग द लिंक। सर नहीं, एमएसटीसीटी का रिजल्ट आने के बाद एक सेशन और रखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, चॉइसेस भरना और उसके राउंड्स थोड़े से अलग होते हैं, प्रोसेस अलग है। वी विल अगेन कीप अ सेशन। अपना पोर्टल रेडी है, बट वंस द एमएसटीसीटी रिजल्ट इज आउट एंड वी विल मेक दैट पोर्टल लाइव, क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग और ओपनिंग उसमें फ्लिप करना है। जैसे रिजल्ट आ जाता है तो पोर्टल लाइव हो जाएगा। And every student studied with ICAD for 2 years and maintained himself for the 2 years over here. I consider everybody as the meritorious student of my mind. So ऐसा कुछ हाथ तो दिमाग में मत रखिए प्लीज। Okay, any next question please? Yeah, if we play for third round and want first round seat, but we float it, so can we get that or it vanishes? प्रतीक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आंसर कर दिया है मैंने प्रतीक का। फ्लोट किया तो ऊपर ही मिलेगा आपको। आपका जो पहला, एक बार अगर सपोज आपको आपका 9th नंबर का चॉइस अलॉट हो गया है, अब आपको चाहिए कि मुझे मेरा 11वां और 12वां चॉइस है वो मिले, तो इट इज नॉट पॉसिबल। हमेशा आपको आपके ऊपर के ही चॉइसेस मिलेंगे, भले आपने वो लोअर फिल किया है, लोअर कॉलेज या लोअर ब्रांच फिल किया है, आपको वो ऊपर ही मिलेगा फ्लोट करने के बाद। नीचे आप कहीं नहीं जा सकते। नहीं, इसका मतलब है 9th का अगर किया उसने तो 10th 11th 12th में जा ही नहीं सकता। उसका ऑप्शन है कि पहले 8 में जा सकता है जी। और मैंने ऐसा भी सुना अपनी कोई स्टूडेंट थी जिसने 236 चॉइसेस फिल किए थे। हाँ सर, मैंने इनको बताया, उसको था कि मुझे देखना है क्या मिल सकता है, तो शी फिल्ड अप अराउंड 237 चॉइसेस और उसको 5th या 6th राउंड में नॉर्थ ईस्ट का एनआईटी मिला भी। बट हर पेरेंट्स अपोज्ड इट कि नहीं, उतने दूर नहीं जाना है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। देन शी टुक एडमिशन इन रामदेव बाबा, बट लेकिन उसने फिल्ड सिक्योर कर लिया था उसने। 237 चॉइसेस। यस
ब्रांच कौन सा था? सर उसको वहाँ केमिकल मिल रहा था नॉर्थ ईस्ट में। Okay, nice. Okay, nice branch it is. There is a question from Aditya. When we have to pay fees, can we freeze, float and slide without paying fees? So Aditya, you have to pay the fees first. फीस हम तब तक पे नहीं कर सकते जब तक हमें कोई सीट अलॉट नहीं होती है। जब तक सीट अलॉट नहीं होती तब तक फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड वाला तो काम ही नहीं है। तो आपको फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलॉट नहीं होती है, यू डू नॉट हैव टू पे द फीस। आपको सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट होती है, यू एक्सेप्ट इट, पे द फीस एंड देन गो फॉर फ्लोट और स्लाइड, व्हाटएवर यू वांट, और यू कैन फ्रीज योर एडमिशन। Sushant, we will try to give you, as you have missed the session. Sushant का एक question था, can you please make this session available on YouTube? तो definitely we'll give you a guidance on that. And अगर आपको फिर भी queries रहती है तो आप WhatsApp number आपको provide किया है या email ID दिया है, आप उस पे अपनी queries mail कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं। So we are available till your admissions, no issues at all. After your admission also we are available. So जो भी नंबर आपको दिया जाता है, आपको आपकी ईमेल्स दिया जाता है, तो we'll promptly look after your queries over there. क्यों मैं सर? यस सर, आई एम ये बच्चों की एडमिशंस बराबर प्रॉपर्ली होनी है, ये अपनी रिस्पांसिबिलिटी है। यस सर। श्रुति, एक क्वेश्चन है आपका कि हम जहाँ इजीली एडमिशन मिल सकता है, हमें जहाँ इजीली एडमिशन मिल सकता है उसे कितने नंबर पर रखें? तो मेक दोस चॉइसेस आफ्टर 10। पहले 10 हमेशा हायर चॉइसेस रहने चाहिए जो हमें इजीली नहीं मिल सकता है। उसके बाद हमें यहाँ पे आना है जो हमें मिल सकता है, और उसके बाद फिर लोअर चॉइसेस जो हमें मिल सकता है वो 10 से 20 के बीच में रखो। ऊपर के 10 हमेशा हमारे रैंक से हायर चॉइसेस रहने चाहिए। सर जैसे सीसैब राउंड, सर पहले राउंड में हमें कोई ना कोई जैसे अगर सीट अलॉट हो गई तो हमारे हिसाब से वो हमें बहुत नीचे की सीट थी। सपोज जैसे मुझे अगर एनआईटी पटना का सीएस अलॉट हुआ है और मुझे मतलब सीएस में इंटरेस्ट है लेकिन उधर नहीं जाना है, तो वो मेरी प्रायोरिटी में मुझे एक्सपेक्ट करो कि इससे हायर मिल सकता है, तो मुझे एनआईटी पटना को फ्रीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उस टाइम पे? नहीं, फर्स्ट राउंड में जैसे मिली तो नहीं ना, आप फ्रीज मत करो ना। आप एनआईटी पटना को सबसे पहले तो ऊपर रखो ही मत। आप उसको अराउंड 15-20 के आसपास कहीं रखो, ऊपर अच्छे एनआईटीज रखो। यस सर। और उसके बाद आपके पास फ्लोट का ऑप्शन रहेगा, यू डोंट हैव टू फ्रीज इट। आपको वो तो मिल गया है, अब ऊपर का अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आपके पास एनआईटी पटना है। नहीं सर, मैं कहना चाहता हूँ जैसे अगर मैंने एनआईटी पटना का अगर सीएस मैंने सपोज इसमें डाल दिया, फ्लोट में रखा, तो सर आखिरी के राउंड में जैसे मैं फिर सपोज मुझे अगर लास्ट में सीसैब राउंड में ही जाना रहा तो मैं वहां पे तो एंटर नहीं कर पाऊंगा ना फिर? नहीं, आपको अगर यहाँ सीट अलॉट हो गई है एक भी राउंड में तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सीसैब। यस सर। इसमें सिंपल उन्होंने सीसैब में दिया हुआ है, देयर विल बी 6 राउंड ऑफ जोसा काउंसलिंग अपॉन कंप्लीशन of counseling. If any seat remain vacant in NIT or NIT plus system excluding IITs, it will be go to CSAB round. तो आपको उसमें मिला है, इसलिए आप आगे उस CSAB में नहीं जा सकते। There is one more question from Onkar. There are some state colleges which accept JEE main score for admission. Do we need to go via JOSA counseling or there is some different process? कौन से स्टेट के कॉलेज हैं? Can you please tell me few names? Is it in Maharashtra? Are those colleges in Maharashtra? ओंकार, किस कॉलेज की बात कर रहे हो? If you can speak it out, हम थोड़ा इजीली इसको आंसर कर देते हैं। Sir, I have seen cutoff for Ramdev Baba, ICT Mumbai, VIT Pune. Yeah, actually कैसा है, if you are a Maharashtra student, आपने 10th और 12th यहाँ से किया है, then you cannot go for that all India quota. All India quota क्या होता है? जिन्होंने MST CET नहीं दिया है और वो दूसरे स्टेट से हैं, then they get admission through that all India rank of JEE in Ramdev Baba, ICT, VJTI, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं
उसमें तो नहीं होता है, जो अपने ये हैं आईसीटी और रामदेव बाबा जैसे हैं उनमें ऑल इंडिया रैंक के थ्रू होता है, बट यू हैव वो बाहर के स्टूडेंट के लिए, नॉट फॉर महाराष्ट्र। Thank you, sir. So, sir, can we fill other state colleges in this JOSA round? Yes, ma'am. All IITs and NITs, you can fill it through this JOSA round. No, private. I'm talking about private colleges. Can you please name any State of the colleges, like from Ajmer or other colleges that are private. No, ma'am. They are not from JOSA round. No. This is for only IITs, NITs, triple IIT, IEST, and 6 or 7 government funded colleges. Those are through Okay, JOSA. thank you, sir. Thank you. और मैं उनके वो जो प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं अदर स्टेट्स के, उधर के जेई मेन का कोटा नहीं होता है? सर मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स ने क्या किया है कि वो जेई मेन में ये इसमें मर्ज हो गए, अपना क्या बोलते हैं उन्होंने अपना अलग एंट्रेंस रखा है या तो इसमें मर्ज हो गए स्टेट में। हाँ, अभी जैसे अपना एमएसटी सीईटी है, कर्नाटका का एक अलग सीईटी है, उसको सीओ कॉमेड के कहते हैं ये लोग। कर्नाटका ने अपना स्टेट का एंट्रेंस अलग रखा है, तो बहुत सारे जो लोग हैं इसमें मर्ज हो गए हैं, पर वो इसके रैंकिंग के थ्रू एडमिशन देते हैं, उन्होंने अपना अलग से सीईटी नहीं रखा है। मैडम का जो क्वेश्चन था कि जोसा के थ्रू उनको राजस्थान में या अजमेर में अप्लाई करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट जेई रैंक के थ्रू राजस्थान का खुद का एंट्रेंस नहीं है, वो जेई मेन के रैंक के थ्रू स्टेट में अलग से अप्लाई कर सकते हैं, जोसा के थ्रू नहीं कर सकते। ओके। We'll take last, I believe, 1-2 more questions we'll take. Abhishek has asked, is there any drastic change in closing ranks in consecutive years? That is, we can accept this year closing rank same as 2021. क्लोजिंग रैंक यूजुअली कभी चेंज नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाए, क्योंकि हर किसी को एक अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच चाहिए, तो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक नियर अबाउट सेम ही होता है। जब सीट्स थोड़े बहुत बढ़ते हैं तो तभी वो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का फर्क है। सीट्स बढ़े तो या तो फिर एक आध कोई ब्रांच को एकदम ज्यादा स्कोप आ गया तो Yamini, you have asked, do we have to lock our choices before the mock rounds? नहीं, आप mock rounds के allocation का wait करिए और फिर उसको lock करिए। हेलो सर। हाँ वरुण प्लीज। सर मैं वरुण का फादर बात कर रहा हूँ। अभी जी बोलिए। जैसे हमने जेई यानी फोर था, उसके यहाँ पे हमने कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को अप्लाई किया था। तो सर आप बाहर हैं क्या या ड्राइव कर रहे हैं? थोड़ा सा आवाज हवा की डिस्टर्ब। नहीं सर, वो देवाशीष का आवाज आता है। He has to unmute. Yeah. So हमने जेई मेन का जो एग्जाम दिया था उसके ऊपर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ने अलाउड किया था हमको सबमिट करने के लिए, तो हमने वो एप्लीकेशन किया था। सिम्बायोसिस हो गया, एमआईटी हो गया, वीआईटी हो गया, तो उसमें से सर हमको ऑफर लेटर भी आया उनका जो 93.5 स्कोर था। We were waiting for the CET and sir, are they asking for any donation? No sir, not donation. This is that it's a I mean plain because अगर जेई का अगर above 90 है तो आपको you can apply it. वो है। If they are asking for any capitation fees or donation, then I would suggest कि please wait till MST CET results. हाँ सर, बट वो डोनेशन नहीं मांगते, बट उनका फीस इज टू हाई। आई मीन उनका 3.5 लाख का इजीली, मतलब इसका तो डीवाई पाटिल का भी पता है मुझे। हाँ। एमआईटी का भी वो सीएस का कुछ 3.5-4 लाख रुपए फीस है उनका। तो उन बच्चों को क्या होता है ना कि भाई उनको ऐसा फील होता है कि हाँ उनको सीट मिल गई और मेरी राउंड से उनको सीट मिल गई। बट आई वाज वेटिंग फॉर दिस C2 टू हैपन। तो मुझे एक क्वेश्चन था सर कि ये हमने देखा कि लास्ट का कट ऑफ देखा था, तो हमको ट्रिपल आईटी मिल सकता है मगर बाहर के स्टेट में मिल सकता है। तो
I want to know from your experience that how do we evaluate this? Should I go for ट्रिपल आईटी का चांस लेना अच्छा है या पास का अच्छा कॉलेज ये MIT VIT जैसा लेना अच्छा है? सर ट्रिपल आईटी कौन सा मिल रहा है आपको? तिरुपति मिल रहा है, जबलपुर का मिल रहा है, नागपुर मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है लास्ट ईयर के रैंक के हिसाब से? कौन सा? सर गुवाहाटी में CSE आई एम टॉकिंग अबाउट CSAB राउंड सर। लास्ट ईयर जो मैंने CSAB राउंड के कट ऑफ देखे तो उसके हिसाब से 18 ट्रिपल आईटीज मिल रहे हैं। तो उनमें से कुछ ENTC के हैं और कुछ CSE के। तो जो कंप्यूटर साइंस के वो है गुवाहाटी है, ट्रिपल आईटी कल्याणी है, ट्रिपल आईटी ऊना है, मणिपुर है और भागलपुर है। और सर हाँ ENTC में है धारवाड़ कर्नाटका, रांची, नागपुर, पुणे एंड कोटा लिस्ट चूज करने के लिए, बनाने के लिए। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्ट के यूजुअली अपने यहाँ के लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। प्लस IIT होता तो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है IIT गुवाहाटी मिल रहा है तो ले लो। बाकी ये जो नए जो ट्रिपल IITs बने हैं अभी, मींस इनके 2 और 3 दूसरी या तीसरी बैच ही निकली है। इंडस्ट्री एक्सपोजर थोड़ा सा कम रहेगा नॉर्थ ईस्ट में आपको। आई वुड सजेस्ट कि देन यू गो फॉर पूना। सर ENTC नागपुर, ट्रिपल आईटी ENTC नागपुर अच्छा है। अपने यहाँ के स्टूडेंट्स हैं ट्रिपल IIT नागपुर में, लास्ट ईयर ही 4 से 5 लोगों ने एडमिशन लिया है। इट इज गुड। ओके सर, ओके सर। So we'll take last question from Mirza sir, that what should be the priority between good NITs and triple ITs if we are getting both on the basis of our ranks? NITs, if you are branch conscious, are you branch conscious? यस सर। इनका परसेंटाइल स्कोर क्या है मिर्जा? 99 what? सर 99.59 99.59 यस सर। आपको NIT तो मिली? यस सर। NIT कंप्यूटर साइंस तो मिल ही रहा है सर। अब जैसा ट्रिपल IIT इलाहाबाद हो गया और अगर NITs कालीकट, इनमें अगर कंपैरिजन करना है तो किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? गो फॉर NITs फर्स्ट। अच्छा, मींस ऑल NITs फर्स्ट देन ट्रिपल IITs? या देन ट्रिपल IITs। ओके। These triple IITs are based on that public PPP partnership। उसमें थोड़ा अगर आपको फीस का इशू नहीं है तो फिर मतलब अगर वहां पे ब्रांच नहीं मिल रहा है तो देन गो फॉर ब्रांच इन ट्रिपल IIT। ट्रिपल IIT में फीस थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू NITs। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। सर मुझे लोअर NITs प्रीफर करने चाहिए या फिर टॉप के 1 2 3 4 जो है, जो टोटली गवर्नमेंट ट्रिपल IITs है उनको? डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ब्रांच चाहिए कि कॉलेज चाहिए। अगर आपको ट्रिपल IIT में वो ब्रांच मिल रहा है और NIT में नहीं मिल रहा है देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर ट्रिपल IIT। अगर NIT में वो ब्रांच मिल रहा है तो NIT शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। एक्सपोजर भी मैटर करता है ना कि कौन से लोकेशन पे कॉलेज है। यस सर। कोई कॉलेज मुंबई है, कोई हैदराबाद है, मेट्रोज में है और इंडस्ट्री एक्सपोजर अच्छा मिल रहा है तो व्हाई नॉट। क्योंकि जो NITs मिल रहे हैं उनकी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट यूजुअली अपने यहाँ के लोग अवॉइड करते हैं, काफी सारा प्रॉब्लम आता है। हाँ, इसीलिए ब्रांच आपका तो मुझे कितना रैंक है एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? मेरा रैंक 19,000 है। ओके। और मुझे CSE चाहिए। CSE चाहिए। आपका कैटेगरी है या कुछ है? कैटेगरी रैंक है OBC NCL में 4,000। ओके। यू डू नॉट गो टू नॉर्थ ईस्ट। अपन इसमें यहाँ पे ट्राई करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अगर वहां नहीं मिलता देन गो फॉर ट्रिपल IITs। ट्रिपल IIT अपने यहाँ के कुछ बच्चे हैं, ट्रिपल IIT तिरुपति में भी है and they are seeing बहुत अच्छा एक्सपोजर है। कैंपस इज वेरी गुड, प्लेसमेंट इज आल्सो वेरी गुड। तो हम वो देख सकते हैं। यू जस्ट वर्क आउट द चॉइसेस
what you are getting as per your rank, then we can discuss. अपन स्टूडेंट से भी बात कर लेंगे जो आपको मिल रहा है या जो मिल सकता है, अपन वहाँ के जो आईकेट के बच्चे हैं उनसे भी बात करके एक बार ये कर सकते हैं उसके। हाँ सर सर यस बस सर मेरे रैंक के हिसाब से मुझे जो एनआईटी है, जैसे एनआईटी रायपुर में मुझे सीएस मिल रहा है 6th राउंड में, और जैसे उसी रैंक पे मुझे एनआईटी जालंधर जो थोड़ी नॉर्दर्न एनआईटी है उसमें आईटी मिल रहा है, तो क्या प्रीफर करना चाहिए? एनआईटी जालंधर में आईटी मिल रहा है पहले, और हाँ 5th सर, राउंड मुझे में कहाँ मिल रहा है? रायपुर। हाँ सर, रायपुर का सीएस मिल रहा है और एनआईटी जालंधर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीएस ले लो, रायपुर का अच्छा है एनी टाइम। यस सर, और सीएस और आईटी को प्रेफरेंस सीएस को ही ज्यादा देंगे, लेकिन मतलब कोई डिफरेंस है क्या उसमें? 2-4 सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। अभी सीएस के साथ वो अलग ब्रांचेस भी आ गए हैं ना, मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। दोज आर इक्वली गुड ब्रांचेस एंड हैज गॉट अ वेरी गुड स्कोप इन कमिंग फ्यूचर, नियर फ्यूचर। सर कट ऑफ चेक करते जो है सर, कुछ जगह पे कंफ्यूजन रहता है, तो सर ऐसा कोई स्पेशल ऐप है या कुछ साइट है जिसपे चेक करो तो अच्छा वाला प्रॉपर मिलता है? मतलब क्या closing रैंक और प्रेडिक्टर opening? वगैरह बोल रहे हो क्या? हाँ सर, वो के मतलब किस टाइप से करते हैं सर? कुछ जगह पे जैसे कंफ्यूजन टाइप का रहता है कि ये सही है कि दूसरा सही है करके। देखो, रैंक प्रेडिक्टर से कुछ नहीं होना है। जोसा का जो लिंक दिया हुआ है, आप सबसे पहले उस पर वर्कआउट करो, ठीक है? आपको क्या एनआईटी या ट्रिपल आईटी या आईआईटी मिल रहा है, उसके बाद हम उस पर थोड़ा सा आर&डी कर लेंगे। क्योंकि देखो, ये गवर्नमेंट कॉलेज, इनके वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन बहुत जेन्युइन होती है, प्लेसमेंट्स वगैरह का सब ओके रहता है। प्राइवेट कॉलेज थोड़ा सा हाइप करके बताता है। आप पहले वर्कआउट कर लो, चॉइसेस क्या मिलते हैं, फिर देखते हो। रैंक प्रेडिक्टर वगैरह जो होते हैं उससे मतलब उतना कोई फर्क नहीं पड़ना है। जोसा के साइट पे दैट इज जेन्युइन डेटा, उन्होंने 4-5 साल का डेटा दे दिया है उसमें। तो आप तो लास्ट ईयर और 20 का देख लो और 21 का देख लो, आपको एक बहुत अच्छा क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। ओके सर। सर एनआईटी भोपाल ने पिछले साल से एक नया कोर्स चालू किया था, मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस, तो सर इस ब्रांच को प्रिफर करना चाहिए कि नहीं? उसे पिछले साल से ही उसने चालू पीजी करना है तो बिल्कुल कर लो। देन यू कैन डू पीजी इन कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, एनीथिंग। इज इट अ 5-year कोर्स और 4-year कोर्स? सर इट इज 4-year कोर्स। बीटेक? हाँ सर, ले सकते हैं, क्योंकि नया नया ब्रांच है तो इसमें प्लेसमेंट्स थोड़ा सा इशू करते हैं। और अगर आप पीजी प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट ब्रांच। आप कंप्यूटर साइंस में एमएस या एमटेक जो भी आप कर सकते हैं। सर तो इस ब्रांच में आगे स्कोप कैसा रहेगा मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस में? मतलब अभी जॉब रोल्स मिलेंगे कि नहीं इसमें? मिलेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई आर द इन थिंग्स। अगले 25 साल तो कोई इशू दिख नहीं रहा है सर। लेकिन मुझे उसका ये डाउट था कि उसकी सिर्फ एक ही बैच है अभी, मतलब उसकी कोई भी बैच पास आउट नहीं हुई है, तो प्रिफर करे कि नहीं? अभिषेक, एक काम करना, उनके साइट पे वो कोर्स करिकुलम भी दिया होगा, फिर जो सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स होते हैं ना। हाँ सर। यू जस्ट टेक आउट दो सब्जेक्ट एंड कंपेयर इट विद एनी कंप्यूटर साइंस, आईटी और दैट एआई वाला जो है ना, सब्जेक्ट्स एक बार कंपेयर कर लो तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि हम मार्केट में इंडस्ट्री रेडी हम कितना रहेंगे। अगर सब्जेक्ट्स में ज्यादा फर्क नहीं है, 1-2 सब्जेक्ट का ही फर्क है, डेफिनेटली गो फॉर इट। ना अभिषेक, कोई भी नई ब्रांच आएंगी ना तो वो ऐसे ही होगा उसके साथ। दूसरी या तीसरी बैच ही रहेंगी उसकी। यस सर। लेकिन स्कोप इनॉर्मस रहेगा। तो सर मतलब जैसे सीएसआईटी के बराबर उसमें स्कोप मिलेगा क्या, मतलब डाटा साइंस में? अभी मैं फिर से वही कर रहा हूँ, आपको बीटेक के बाद इमीडिएटली जॉब करना है या आपको पीजी करना है? क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो नया कोर्स है, तो अपन कुछ भी नहीं कह सकते कि उसका क्या स्कोप है। दैट्स व्हाट आई सेड कि आप एक बार सब्जेक्ट्स कंपेयर कर लो, फिर हम इस पे बात करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा। ये डाटा साइंसेस कहा जा रहा है, एमएल कहा जा रहा है, एआई कहा जा रहा है। अपनी एक बैच 5 सबसे आखिरी बैच की एक लड़की थी जिसने चंद्रपुर से
कंप्यूटर्स में इंजीनियरिंग किया गवर्नमेंट कॉलेज से, और फिर डेटा साइंसेस में उसने पीजी किया जहां तक VIT से. And today she may be just 23, 24 years old. 24, and she is earning the package of 25 lakh rupees in Bangalore. This is huge. अभी डाटा साइंस तो अभी आया कब सैचुरेशन होने को, तो पहले तो अच्छे डाटा साइंटिस्ट मिल नहीं रही है, तकलीफ हो गई है. Okay, so don't worry. As far as this data science, machine learning and AI is concerned, computer science is concerned, don't worry. बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत लोगों की जरूरत है. नंदास जी. Namaste sir. Sir, one question I have, sir. Do we have to prefer integrated 5 years degree program which includes BTech plus MTech or BTech 4 years? Mike, you got the question? Yes sir. बिल्कुल ले सकते हैं. अगर इफ यू से कि आपको 4 year कोर्स में नहीं मिल रहा है वो ब्रांच एंड 5 year कोर्स में मिल रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. कोई इश्यू नहीं है. ओके सर. मैं आपको सबको एकेडमिक्स को एक बात बताता हूँ कि I am having the exposure to send more than 3,000 students to United States of America in the top universities over there. मैं इतना ही आपको बताता हूँ कि अगर जिसको भी CS वगैरह करना है, to be very frank, MS कंप्यूटर साइंस अमेरिका में प्लान करो. एंड बहुत ह्यूज रिवार्ड्स मिलेंगे. आप वहां रहते हो तो वहां, और इंडिया में आते हो तो इंडिया में. लेकिन प्रॉपर फिनिशिंग होता है अगर CS तुम यहाँ करते हो और अमेरिका से मास्टर्स करते हो. बिल्कुल सोचना मत. चलो, मैंग सर प्लीज टेक ओवर. यस सर. आर देयर एनी मोर क्वेश्चंस और शैल वी? सर ने अभी इसके बारे में बताया कि MS का कॉम्बिनेशन अच्छा है, यहाँ से UG से इंजीनियरिंग करना अच्छा है. 100% अच्छा है. अगर हमें बहुत ये हो रहा था सर कि लास्ट टाइम हमने सेट का प्रिपरेशन वरुण को अलाउड नहीं किया था, और मेरा जो एक कैडबरी का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका एक लड़का, उसके लिए उन्होंने वो सब तैयारी कर रही थी, तो वी वेर नर्वस कि हमने मिस कर दिया बस. तो वरुण भी नाराज था कि हमको सेट करना चाहिए था, हम जा सकते थे वहाँ पे. तो अभी आपने इंफॉर्मेशन देने से फिर थोड़ा और अभी अच्छा लग रहा है. नहीं, वरुण को एक चीज ध्यान में लेना है, पैसा है ना तो अभी भी सेट देने चले जा. राइट, इट विल कॉस्ट यू मोर देन करोड़ रुपीस, शायद 1.5 करोड़ भी लगे. तो क्या होता है कि बंदे ऐसा करते, बढ़िया यहाँ इंजीनियरिंग कर लेते, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर लेते, कोर्सेस कर लेते, अपने आप को अच्छा बना लेते, 3rd ईयर में GRE देते, फाइनल ईयर में TOEFL देते, एंड MS करने अमेरिका निकल जाते. और MS करने के बाद सब एक ही पे पैकेज में आ जाते हैं. राइट सर. सर वन मोर डाउट. सर मुझे जो CS IT मिल रहा है ये मुझे थोड़ी एवरेज NITs में मिल रहा है, और मुझे EC टॉप NITs में मिल रहा है, तो सर क्या प्रीफर करना चाहिए? एवरेज NIT आप किसको बोल रहे हो? सर NIT रायपुर, फिर NIT जालंधर, NIT पटना, इन सब में मिल रहा है CS IT. CS अगर NIT रायपुर तक मिल रहा है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. कोई इश्यू नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. दैट वाज ईयर 2009, और उस समय हमारा ICAD लक्ष्मी नगर में हुआ करता था. एक लड़की थी श्रुति गुप्ता, और उस समय मतलब NIT रायपुर चालू हो गए जस्ट 2 साल हुए थे. एट दैट टाइम शी टुक एडमिशन. उसको NIT ही चाहिए था, कुछ नहीं मिल रहा था, नया NIT था. She took the admission and she got her job in Samsung in the first placement. और उस समय उसका अराउंड 11 या 12 लाख का पैकेज दिया था. तो आई वुड से कि NIT रायपुर इज गुड rather than going for ECE. It is basically a core branch. अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है एंड आपको लगता है कि नहीं मुझे कोडिंग और यही करना है, तो NIT रायपुर का
कंप्यूटर साइंस एनी टाइम अच्छा रहेगा। यस सर। सर इसी में उन्होंने जाना चाहिए जिनको कोर ब्रांच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और वो कभी भी कंप्यूटर साइंस के लिए और कोई और चीज के लिए इसी छोड़ेगा नहीं, उसने इसी प्रीफर करना चाहिए जिसको बहुत ज्यादा लाइकिंग है। अदरवाइज जैसा मयंक सर ने बताया, यू गो अकॉर्डिंगली। मयंक सर, एक क्वेश्चन है यहाँ पे मुझे डायरेक्ट आया हुआ, 94 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी एनआईटी क्या मिलेगा? परसेंटाइल से तो नहीं बता पाऊंगा। इफ यू कैन शेयर रैंक, प्रतीक, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ना? यस, आई थिंक। प्रतीक, आप कैटेगरी जनरल लिखा हुआ है आपने, अपन इसके थ्रू ट्राई करते हैं, जोसा के थ्रू। अदरवाइज सीसैप तो है। प्लीज आप डायरेक्टली, उसमें मैडम ने मेरा नंबर भी शेयर किया हुआ है, यू कैन शेयर मी योर स्कोर कार्ड ऑफ जेई मेंस, और फिर मैं उसमें से वर्कआउट करके आपको बता दूंगा कि आपको क्या मिल सकता है। रैंक ज्यादा हेल्पफुल रहेगा प्रेडिक्ट करने के लिए रादर देन परसेंटाइल। चलो ग्रेट। तो प्रतीक, आप रैंक दे दीजिए सर को, या उनका नंबर भी आ चुका है यहाँ पर। ग्रेट। सर एक लास्ट क्वेश्चन था प्लीज। सर, हम अभी 93.5 परसेंटाइल है सीएस के लिए, हम सब ट्राई कर रहे हैं, मगर वरुण का इच्छा है कि बाद में वो कैट तक के एमबी के लिए जाएगा, तो इज इट गुड सर कि ये थोड़ा उसको कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा सा बाकी दूसरा एक्सपोजर के लिए लोअर एनआईटी मिल सके या ट्रिपल आईटी मिल सके तो करना अच्छा है? अगर एमबीए करना है तो, या सीएस का फोर्स हम बाजू को कर सकते हैं? मुझे लगता है उस चक्कर में मत पड़िए, पहले एक जगह सेफ हो जाइए, और सेफ होना है तो ऑब्वियसली ब्रांच ले लीजिए। ठीक है सर। और आप ये भी डिसाइड कर लिए करना क्या है, बीए करना है कि देखो, एक ये चीज जो है ये नॉर्मली कोई पूछता नहीं है, और लेकिन पूछना चाहिए। यस सर। वेरी फर्स्ट थिंग एवरीबडी ऑफ हियर शुड अंडरस्टैंड दैट अनफॉर्चुनेटली आज बच्चे जोसा का सेशन होने के कारण कम है, लेकिन सब लोगों ने एक चीज समझनी चाहिए, पहले आप टेक्निकल एक्सपर्टाइज रखो। जैसे बच्चे जाते हैं इंजीनियरिंग करते हैं, एमएस करते हैं, 8-8, 10-10 साल का प्रॉपर एक्सपीरियंस लेते हैं, बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंचते हैं, और फिर कंपनी उनका एमबीए स्पॉन्सर करती है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में। ओके, तो 10 साल बाद भी एट द एज ऑफ 35 इयर्स भी बच्चे एमबीए करते हैं, राइट? सो जैसे हमारे रिलेटिव ने किया है, जो इधर से बीए किया, एमएस कंप्यूटर साइंस अमेरिका से किया, 10 साल के एक्सपीरियंस, जब उसका $2-3 लाख का पैकेज हो गया था, तब उसने एमबीए वाटन बिजनेस स्कूल से किया, एंड टुडे इज अर्निंग ह्यूज, मींस $8-9 लाख का उसका पैकेज है। लेकिन उसने सिंपल एक किया, कोई जल्दी नहीं किया, अपने बच्चों को जल्दी बहुत कर रहे हैं। इधर कुछ इंजीनियरिंग में हो गई, चले एमबीए। अब इंजीनियरिंग का तूने जो इंजीनियरिंग पढ़ा उसका तेरे को कंप्यूटर साइंस का प्रोजेक्ट तो भी बनाना आता है क्या? उसके लिए भी तो 5-10 साल निकालने पड़ेंगे ना। एब्सोल्युटली राइट। दौड़ते च रहते, क्यों दौड़ना है? एक ही चीज अच्छी करना है, जो करना है। और ऐसा लगता है कि शॉर्टकट मार लिया, मैंने एमबीए कर लिया। मैं एक बच्चा बताता हूँ जिसने, मेरे पास क्या अमेरिका के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा, जिसने एक छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज के कैलिफोर्निया के सीएसयू से, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से उसने अपना एमएस कंप्लीट किया। एमएस कंप्लीट करने के बाद उसने एमबीए कंप्लीट किया, यानी इंजीनियरिंग यहाँ से, एमएस वहां से, एमबीए भी वहां से, और उसका पैकेज $75,000। जब मिलने आया था तो मैंने उसको यही बोला, क्या कर लिया यार तूने, पूरी डिग्री फिग्री तो सभी ले लिया, लेकिन पैकेज तो $75,000 ये सब। भाई उससे अच्छा हमारा भाई इंजीनियरिंग किया, एमएस कंप्यूटर साइंस किया, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से किया। जब पहले बार नहीं मिली थी अच्छी यूनिवर्सिटी, तो जीआरई का स्कोर और अच्छा लाया, प्रोजेक्ट दिखाया, अच्छी यूनिवर्सिटी से किया, उसका डायरेक्ट पैकेज $85,000। मैं बोला तेरा बी हो गया, एमएस हो गया, एमबीए हो गया, जॉब एक्सपीरियंस हो गया, और फिर भी तेरा टॉप पैकेज $75,000।
अच्छा, इसका तो स्टार्ट $85,000 है, आज $8-9 लाख पे पहुंच गए। कभी भी ऐसा जल्दी नहीं करना, जो भी करना है एकदम परफेक्ट करना है, जो भी सब्जेक्ट में जाना, इससे जबरदस्त तुम्हारे डाटा साइंसेस में हो तो डाटा साइंसेस, मशीन लर्निंग है तो मशीन लर्निंग, एआई है तो एआई, कंप्यूटर साइंस है, एक्सपर्टाइज लो जबरदस्त, बहुत प्रोजेक्ट्स करो उस पे, कॉन्फिडेंस लाओ एकदम जबरदस्त इसमें, यार अब भी मजा आ रहा है इसमें, सिर्फ दौड़ते नहीं रहने का। यस सर, थैंक यू सर। सर यस सर, मेरा रैंक 88,000 है, तो मुझे जोसा काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए क्या? मयंक सर। हाँ सर, 80,000 है, डेफिनेटली जाना चाहिए, आपको रैंक मिला है। जैसे मैंने बताया, जो एक लड़की का एग्जांपल दिया, शी वेटेड फॉर 5 राउंड, आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर रहता है, इट इज अपने आप में एक अचीवमेंट है। वेट फॉर द राउंड्स, आपके रैंक के हिसाब से चॉइसेस देख लो, नॉर्थ ईस्ट वगैरह कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हमें नहीं जाना है, वो बात की बात है, बट डेफिनेटली गो फॉर जोसा काउंसलिंग राउंड। नहीं भी मिला तो यू विल गेट एक्सपीरियंस और आप किसी को हेल्प कर पाओगे। और एमएसटी सीईटी का रिजल्ट आने वाला है, हम लोग फिर उसमें देख ही लेंगे क्या चाहिए। उसमें तो एमएसटी सीईटी में यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड कॉलेज। सर फिर सीईटी में अगर मुझे अच्छा कॉलेज मिला तो मैं यहाँ से विड्रॉ कर लूंगा तो फीस हो जाएगी ना? हाँ, कुछ पार्ट ये डिडक्ट करते हैं, नॉट ज्यादा, मतलब कुछ 8-9 हजार आपका कुछ डिडक्ट होगा, यू विल गेट द फीस बैक। It is worth taking risk. Yes sir. चलो, ग्रेट। सो मयंक सर, अभी आप पर्सनली पूरे बच्चों के जो भी क्वेरीज है, प्लीज आप प्रॉपरली हैंडल कीजिए। जी सर। एंड सी दैट कि these people are placed properly। और हम तो मिलते ही रहेंगे, तो we'll share what exactly is happening। श्वेता मैम। यस सर। और सर ये लास्ट थोड़ा सा बताना था 1 सेकंड में कि आप ई सर्विसेज जो ऑप्शन है वहां पे प्रीवियस ईयर का हमने भी आपको एक लिंक शेयर किया, यहाँ पे आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, सीट मैट्रिक्स, जो अभी मयंक सर बता रहे थे कि वेबसाइट से ही आप ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन लें, तो आपको ये लिंक के अंदर आपको जोसा की वेबसाइट में मिल जाएगा। ओके, राइट। So I think we had tried to answer all the questions. Still, if you'll have any questions, we had shared our numbers. आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल लिख सकते हैं। फिर भी आपको कुछ इश्यूज हैं, कुछ क्वेरीज है आपके पास, अगर कोऑर्डिनेटर्स के नंबर है तो आप उस पे भी कॉल करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। So मयंक सर, shall we end the session? या एक लास्ट और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलना चाहूंगा, कहीं पे कुछ भी अगर दिक्कत हो रही है, कहीं भी कंफ्यूजन, यू कम टू iCAD, वी आर हियर टू गाइड यू। साइबर कैफे से जाते हो, आप चॉइसेस फिल करते हो, नेवर डू दैट। घर से करो या यहाँ से आके करो, एंड नेवर शेयर योर पासवर्ड एनी साइबर कैफे पर्सन। प्लीज कीप दिस इन माइंड। And with this, we should end the session, ma'am. I think we should end the session. Yes. Thank you all for participating. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. मैम।